बहुत विलम्ब है। अच्छा, 11 बजे का ही तो टाइम। कितने बजे? 9:30। हमारे शेड्यूल में तो 11 लिखा हुआ। चलिए, माफ़ी चाहते हैं अगर आपको 9:30 बोला गया है। हमारे शेड्यूल में 11 है। नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर गांधी वितिहरवा आश्रम से जन सुराज अभियान के तहत जो हम लोगों ने ये पदयात्रा शुरू की है, उसके तहत करीब करीब 140 दिन से हम लोग पैदल चल रहे हैं और पश्चिम चंपारण के बाद पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज होते हुए हम लोग सिवान आए हैं। सिवान में मैं बढ़हरिया से इंटर मैंने किया है और उसके बाद अलग अलग प्रखंडों में बढ़हरिया, गोरिया कोठी, सिवान, जीरादेई के कुछ हिस्से नौतन करते हुए आज हम लोग मैरवा के बड़का माझा इस गांव में बैठे हुए हैं। अभी आने वाले 15-20 दिन मैं यहाँ सिवान में रहूँगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रखंडों की, पंचायतों की जो ज़मीनी हकीकत है वो बात और समझ में आएगी। लेकिन अभी तक जो मैंने यहाँ देखा, सो लोगों से सुना, समझा, उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करूँगा। उस टिप्पणी में सिवान की स्थिति और उसके साथ साथ पीछे के जिलों में जो हम लोगों ने देखा तो वो भी समाहित है। सिवान पर विस्तृत चर्चा मैं जब जिले की पदयात्रा पूरी कर लेता हूँ तो उस समय पूरा जिला घूमने के बाद ही बता पाऊँगा, क्योंकि हर प्रखंड की अलग अलग स्थिति। जो चीज़ जब आप ज़मीन पर जाते हैं, जो बढ़हरिया में देखा, वो ज़रूरी नहीं है कि वही समस्या गोरिया कोठी में भी हो। और यही इस पदयात्रा का एक उद्देश्य भी है कि ज़मीन पर उतरकर पंचायत वाइज पंचायत इस चीज़ को देखा जाए, समझा जाए कि कुछ समस्याएं जो कि सर्वविदित हैं, लेकिन बहुतेरी ऐसी समस्याएं हैं जो बिल्कुल लोकलाइज्ड हैं, वहाँ की स्थानीय ज़मीनी हकीकत पर आधारित है। तो अभी तक का जो मेरा अनुभव रहा है, सिवान में भी दूसरे जिलों के जैसा बेरोजगारी और पलायन लोगों के नज़र में सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ी चुनौती है। लोग यहाँ बेरोजगारी से परेशान हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजी रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। इस बात के लिए आपको गांव-गांव जाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सबको पता है बिहार में। लेकिन जब हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं तो इस समस्या के विकरालता का और इसके आर्थिक सामाजिक पहलुओं की समझ होती है। मैंने पदयात्रा शुरू की तब भी मुझे मालूम था कि बिहार से बड़े पैमाने पर पलायन होता है, लेकिन जब 1000 से ज़्यादा गाँव में मैं पैदल घूम लिया हूँ तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ज़्यादातर गांव में 40 से 50% युवा पलायन के लिए मजबूर है। गांव में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ आपको बड़ी संख्या में महिलाएं, वहाँ छोटे बच्चे और बूढ़े लोगों से मुलाकात होगी। नवयुवक 40 से 50% बाहर ही काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। कुछ लोग उसमें एक छोटी संख्या ऐसे लोगों की है जो पढ़ाई करने के लिए बाहर गए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मजदूरी करने, रोजी रोजगार के तलाश में बाहर गए हैं। जिन प्रखंडों में या जिन पंचायतों में बाढ़ की समस्या है या जल जमाव की समस्या है, जैसे आपके ज़िले में भी चंवर वाली समस्या पिछले कई प्रखंडों में मैं देख रहा हूँ, जिसमें हजारों एकड़ जो खेती लायक ज़मीन है वो पानी में डूबी हुई है या आधा वर्ष डूबा रहता है। जहाँ पर भी पानी के मिसमैनेजमेंट को आप कह लीजिए, जहाँ जल संसाधन की व्यवस्था ठीक नहीं है, या तो सूखा है या बाढ़ है, वहाँ पर पलायन की स्थिति और ज़्यादा भयावह है। इसका सामाजिक पहलू एक जो आपको देखने को मिलता है कि पूरे जो परिवारों में पूरा साल लोग अपने बच्चों के साथ रह ही नहीं सकते। वो साल में कोई 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन अपने घर आता है और जब तक वो जवान है, जब तक 20 साल से 50 साल, 55 साल तक उसकी उम्र है, जब तक वो काम करने की स्थिति में है, तब तक उसको बाहर ही रहना है। और इस दौरान वो साल में 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन घर आता है, अपने बच्चों से मिलता है, परिवार से मिलता है। बाकी जब वो खुद जब बूढ़ा हो जाए तो वो वापस आता है, उसके घर का जवान कोई लड़का बाहर जाता है। गांव में जब हम लोग बूढ़े लोगों से बात करते हैं
वो बात इस बात को बताते हैं। उन्होंने भी यही काम 20 बरस किया अपने जीवन में, और ये बताते हैं कि कैसे जब उनका शरीर थक गया तब वो वापस आए हैं, गांव में रहते हैं। बच्चों की, महिलाओं की या पारिवारिक जिम्मेवारियों की जिम्मेवारी उनके कंधों पर है, और काम करने, रोजी रोजगार, पैसा कमाने की जिम्मेवारी नवयुवकों की है जो कि बाहर जाकर रोजगार कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी सामाजिक त्रासदी है। जिस बच्चे को आप अपना पेट काट काट के पाल पोस के बड़ा करते हैं, वो 20 साल, 22 साल, 25 साल का हो गया और वो ट्रेन में, बस में भेड़ बकरियों की तरह बैठकर लोग वापस बाहर चले गए, फिर वो पूरे जिंदगी, चाहे उसकी शादी हो जाए, उसके बच्चे हो, वो पूरे जिंदगी बाहर ही रहेगा। मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय परिवारों में अगर आप अपने परिवार के साथ साल भर न रहें तो ये बहुत बड़ी त्रासदी मानी जाती है। लेकिन बिहार के परिवारों के लिए, बिहार के गांवों में ये सच्चाई ऐसी है जिसको लेकर लोग शिकायत भी नहीं करते। जीवन का ये ढर्रा बन गया है कि जो परिवार में जो पुरुष है वो साथ में परिवार के कभी रहेगा ही नहीं। ये लोगों ने इसको एक तरह से ध्रुव सत्य मान लिया है, और इतनी बड़ी त्रासदी इतने लंबे समय तक चली है कि लोगों को वो कमी दिखती भी नहीं है। ये कमी नहीं दिखती है कि हमारा जो पुरुष है, हमारा जो हस्बैंड है, वो हमारा फादर है, वो हमारे साथ नहीं रहता है। और स्वाभाविक तौर पर इसका असर जो परिवार पर जो बर्डन है, जैसे बच्चों की पढ़ाई है, अगर कोई यहाँ बच्चा बीमार हो जाए तो उसको डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना है, कोई पुरुष है ही नहीं घर में। तो इस तरह की जो सामाजिक परेशानियां हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर लोग किस्से कहानियां सुनाते हैं, लोग अपने अनुभव साझा करते हैं। बेरोजगारी का एक और पहलू ये है कि ये सिर्फ गरीब लोगों की समस्या नहीं है। बहुत बड़े पैमाने पर बिहार के नजरिए से जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनके बच्चों के लिए भी रोजगार बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि जो एकदम निचले पायदान पर है वो तो फिर भी जाकर बाहर मजदूरी कर पा रहा है। एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो मजदूरी कर नहीं सकता है और उसको कोई व्हाइट कॉलर या ब्लू कॉलर जॉब है नहीं, तो वो गांव में बेरोजगार ही बैठा हुआ है, कुछ उद्योग धंधा है नहीं, कुछ उसके पास नौकरी है नहीं, तो गांव में घूम रहा है और एक तरह से बिल्कुल इनएफिशिएंट तरीके से घर में बैठा हुआ है जिसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। बेरोजगारी पलायन के बाद जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ लोगों ने बताया, देखा हम लोगों ने, वो है स्वाभाविक तौर पर किसान की और कृषि से संबंधित। बिहार में जो खेती है ये जीने, ज्यादातर लोग, मतलब करीब करीब 95% लोग जो खेती करते हैं वो जीने खाने के लिए खेती करते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। जमीन में वही उगाते हैं ताकि उनके और उनके बाल बच्चों का पेट भर जाए। खेती उनके लिए जीविकोपार्जन का या आर्थिक उन्नति का जरिया नहीं है। इसकी वजह यह है कि पहली बात तो बिहार में 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन है ही नहीं। राष्ट्रीय औसत है 38%। तो इस बात को आप पहले समझिए कि पूरे देश में 38% लोग भूमिहीन हैं, लेकिन बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं। और ये तब है जब पिछले कई दशकों से समाजवाद की यहाँ राजनीति चल रही है। ये दिखाता है कि कितना बड़ा जनता के साथ धोखा हुआ है। बिहार में स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद भूमि सुधार की दिशा में कोई काम न होने की वजह से आज भी इस राज्य में 60% लोग भूमिहीन हैं। दूसरा, जो 40% लोग जिनके पास जमीन है उसका अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो उस 40% में 91% लोग ऐसे हैं जो 1 हेक्टेयर से कम की खेती करते हैं, बहुत छोटे किसान हैं, मार्जिनल किसान हैं। ये वजह है जिसके कारण जो मैं आपको बता रहा था कि लोग जो खेती कर भी रहे हैं वो सिर्फ इतना ही उपजाते हैं या वही चीज उपजाते हैं जो उनके बाल बच्चों का पेट भर सके, उससे उनकी कोई आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती है। अब जो लोग खेती कर रहे हैं उनकी समस्या जो है उसको आप 3 भाग में बांट लीजिए। पहली उनकी एक तात्कालिक समस्या है जो पिछले 1-2 वर्षों से लोग बता रहे हैं कि बिहार में बहुत तेजी से बढ़ी है, वो है खाद और बीज का अनुपलब्ध होना। खासकर खाद को लेकर जो यहाँ बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है। यूरिया को लेकर लोग बताते हैं कि शायद ही कोई व्यक्ति मुझे मिला जिसको 500 रुपए से कम में यूरिया का बैग मिला, जबकि यूरिया की आधिकारिक मूल्य 266 रुपए है।
277 में उसको मिलना चाहिए, और वो मिल रहा है 500 रुपए से 1200 रुपए तक। जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो नेपाल से लगते हुए क्षेत्र हैं, जब मैं पूर्वी पश्चिमी चंपारण में था, शिवहर में था, तो वहां पर जो क्षेत्र जितने नेपाल के नजदीक हैं, वहां पर यूरिया की कीमत उतनी ही ज्यादा है, क्योंकि स्वाभाविक तौर पे एक तो यूरिया की किल्लत है, कम आ रहा है, जितनी मात्रा में आना चाहिए वो दिल्ली से आ नहीं रहा है केंद्र सरकार से, और दूसरी एक जो बड़ी वजह है इसकी कि नेपाल में बड़े पैमाने पर यूरिया की तस्करी हो रही है, और एक तीसरा इसका पहलू है यूरिया का अवैध शराब के बनाने में उपयोग। ये तीनों वजहों से यूरिया की भारी किल्लत जो बनी हुई है, और मेरी अपनी समझ है कि अगर सरकार ने कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया तो आने वाले समय में यूरिया की ये किल्लत, कालाबाजारी बनी रहेगी, और आगे ये बल्कि और बढ़ेगी। इसी के जैसे डीएपी और पोटास में भी, उसमें भी लोग यही बताते हैं कि उसमें 500 से 800 रुपए तक लोग ब्लैक दे रहे हैं। तो ये तो एक तात्कालिक समस्या है, लेकिन खेती किसानों की स्थिति जो यहाँ खराब है, उसकी एक स्ट्रक्चरल जो समस्या है वो है जल प्रबंधन में परेशानी, और दूसरा जो उससे भी बड़ी बात है वो है फसलों की कीमत का न मिलना। जल प्रबंधन का हालत ये है कि कोई भी जिला, मैं पश्चिम चंपारण में था, पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज और अभी सिवान में, आपको ऐसे इलाके मिलेंगे जो बाढ़ प्रभावित हैं, और बगल का ही प्रखंड, बगल का ही पंचायत ऐसा है जहां पानी के बगैर सूखा है। तो जल प्रबंधन के नहीं होने की वजह से या तो किसान बाढ़ से प्रभावित हैं, या जल जमाव से प्रभावित हैं, और तीसरा सूखे की स्थिति है। अगर आप इसको आंकड़ों में देखेंगे तो बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 साल में नहरों और ट्यूबवेल के द्वारा जो इरिगेटेड लैंड था वो 10-11% से कम हो गया है। इस आंकड़े को याद रखिए, पिछले 10 साल में नेट इरिगेटेड लैंड बिहार में 11% से कम हो गया है। मतलब अगर 10 बरस पहले 100 एकड़ को नहरों या ट्यूबवेल से सिंचाई की सुविधा थी, तो बढ़ने के बजाय घट के 89 एकड़ ही रह गया है। ये इसका मुख्य कारण है जो नहरों का रख रखाव है या ट्यूबवेल का जो मेंटेनेंस है उस पर ध्यान न देना। तो आपके सिवान में भी कैनाल ऐसे बहुतेरे आपको दिखेंगे, मैं जिन प्रखंडों में होकर आ रहा हूं, जो लोग बता रहे हैं कि 15 साल 20 साल पहले इस कैनाल में पानी आता था, अब नहीं आता है। लेकिन इन सारी समस्याओं से बड़ी, जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि इन सारी परेशानियों, दिक्कतों के बावजूद जो फसल पैदा करता है उसकी कीमत का न मिलना। जैसे अभी मैं पिछले 5 महीने से पैदल चल रहा हूं, तो ये वो समय है जब धान की कटाई हुई है, लोगों ने धान को बेचा है, गन्ना की कटाई हुई है, और अभी तक 90% से ज्यादा लोगों ने धान बेचने की जो कीमत है वो 1200 से 1600 रुपए क्विंटल बताया है। मतलब करीब करीब सारे लोगों ने धान को 1200 से 1600 रुपए क्विंटल की दर से बेचा है, जबकि धान का आधिकारिक मूल्य है 2050 रुपए प्रति क्विंटल, 40 से 50 भी। तो अब इसकी स्थिति, अब इसको जब आप फिर आंकड़ों में देखिए कि भाई बिहार में समर्थन मूल्य पर धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का बिकता है कि नहीं, तो मैं ये आंकड़ा आपसे साझा कर रहा हूं। पिछले 10 साल में सिर्फ 13% धान ही समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है, और गेहूं के लिए ये आंकड़ा है 1%। हम लोग अक्सर बोलचाल की भाषा में गांव देहात में बात करते हैं कि पंजाब का किसान बिहार के किसान के मुकाबले बहुत मजबूत है, समृद्ध है। तो पंजाब के लिए ये आंकड़ा है 70%। मतलब पंजाब के किसानों ने जो धान गेहूं पैदा किया उसका 70% हिस्सा सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीदा। बिहार में वो आंकड़ा है 13% और 1% धान और गेहूं के लिए। दूसरे किसी फसल में समर्थन मूल्य पर खरीद की कोई व्यवस्था नहीं है। इसका आर्थिक पहलू अगर आप समझना चाहते हैं तो समर्थन मूल्य पर धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा खरीदे न जाने की वजह से हर साल बिहार के किसानों को करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इस बात को फिर से ध्यान से सुन लीजिए। अगर जो सारी परेशानियों के बाद जो धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, गन्ना बिहार में पैदा हो रहा है, इसको अगर समर्थन मूल्य पर खरीदा गया होता
या ऐसी व्यवस्था बनाई गई होती कि लोग समर्थन मूल्य पर इसको बेच पाते, तो बिहार के किसानों को प्रति वर्ष करीब करीब 25,000 करोड़ रुपया अलग से मिलने लगता। फिर हम लोग कहते हैं कि यहाँ किसानों की बदहाली क्यों है। रोजगार पलायन, भूमिहीनता, किसानी के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा लोगों ने बताया अपनी परेशानी का, वो है शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। इस बात को ये बात सर्वविदित भी है, सर्वमान्य भी है। इसको लेकर कहीं कोई डिबेट नहीं है। कोई ये नहीं कहता है कि नहीं नहीं साहब कुछ ठीक है। हर व्यक्ति मान लिया है कि पूरी बिहार में जो विद्यालयों की भूमिका है वो खिचड़ी बांटने के सेंटर के केंद्र के तौर पर और कॉलेजेस को डिग्री बांटने का सेंटर बना दिया गया है। मेरी अपनी समझ ये है, जिसको मैं एक लाइन में कहता हूं, कि बिहार में जो स्कूली शिक्षा व्यवस्था है वो उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों के आधार पर बना हुआ है। और कॉलेज जो है वहाँ पर बिल्डिंग, शिक्षक, बच्चे हैं, लेकिन पढ़ाई वहाँ भी नहीं हो रही है। तो विद्यालयों में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेजेस से डिग्री बट रहा है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। और इसकी वजह ये है कि ये क्षमता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के चक्कर में हर जगह, हर गांव, हर पंचायत में स्कूल खोल दिया जाए। इस चक्कर में उसकी गुणवत्ता पर या उसकी जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया गया। हर जगह बिल्डिंग बना दिए गए। शिक्षक, अगर नियमित शिक्षक, अच्छे शिक्षक नहीं मिले तो किसी व्यक्ति को नियोजित शिक्षक के आधार पर लेकर उसको वहां पोस्ट कर दिया गया। परिणाम ये हुआ है कि जहां बिल्डिंग है, जहां विद्यालयों के बिल्डिंग बने हुए हैं, वहां पर शिक्षक नहीं है। जहां पर शिक्षक है वहां बिल्डिंग, क्लासरूम नहीं है। जहां दोनों है वहां बच्चे ही नहीं है। तो ये समायोजन का न होना बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ शिक्षकों की गुणवत्ता नहीं होने की वजह से पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। शिक्षकों की गुणवत्ता, उनकी ईमानदारी, वो कितने मेहनत से लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये सब एक विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर उदासीनता, शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान न देना, ये पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त होने के पीछे कारण है। इसीलिए मैं ये भी कहता हूं कि 17 साल के नीतीश कुमार के कालखंड में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना उनके कालखंड का, उनके शासन का सबसे बड़ा काला अध्याय है। ऐसा इसलिए, मान लीजिए कि सड़क आज टूटी हुई है, कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो शायद वो सड़क बन सकती है। लेकिन 2 पीढ़ियां जो इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गई, अब अच्छी सरकार अगर आ भी जाए तो भी वो लोग अपने आप को फिर से शिक्षित नहीं कर पाएंगे। अब उनको पूरे जीवन भर शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। इसलिए ये नीतीश कुमार के सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है, सबसे बड़ा काला अध्याय है। इन 3 बातों के बाद जो 4 सबसे बड़ी योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार की, मैं उस पर टिप्पणी करना चाहूंगा, जो लोगों से हम लोग देख सुन समझ रहे हैं। सबसे बड़ी केंद्र सरकार की योजना चल रही है अनाज की योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। गरीब कल्याण योजना में जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मिलना चाहिए, पूरे बिहार में अभी तक जहां मैं गया हूं, हर व्यक्ति ये मानता है, स्वीकारता है कि अनाज 5 किलो नहीं 4 किलो ही मिल रहा है। मतलब करीब करीब 20% की उसमें चोरी है। और ये चोरी इसलिए है कि प्रखंड के स्तर पर जब ये अनाज आता है तो हर प्रखंड में वहां की जनसंख्या के हिसाब से प्रति महीने 15 से 25 हजार क्विंटल तक अनाज आता है। और इसमें व्यवस्थित तरीके से 40 रुपए, औसतन 40 रुपए प्रति क्विंटल के दर से पीसी काटा जाता है। और इस पीसी में सिर्फ अधिकारी नहीं, अधिकारी और जनप्रतिनिधियों सबका हिस्सा है, विधायक इंक्लूडेड। इसको भी लिख लीजिए। विधायकों को भी बाकायदा हर महीने, ज्यादातर विधायकों को गरीब कल्याण योजना में जो 40 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पीसी काटा जा रहा है, उसमें विधायकों का भी लोग 6 रुपए से 10 रुपए प्रति क्विंटल हिस्सा बता रहे हैं। यही वजह है कि लोगों को 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। मुझे अभी तक 5 किलो अनाज पाने वाला कोई लाभार्थी मिला नहीं 1000 से ज्यादा गांव में।
दूसरी एक जो बड़ी योजना केंद्र सरकार की चल रही है वो है आवास संबंधित, जिसको पहले इंदिरा आवास कहते थे, आजकल इसको हम लोग प्राइम मिनिस्टर आवास योजना कहते हैं। इसमें जमीन पर घूमने पर पता चलता है कि ज़्यादातर लोग आज भी इंदिरा आवास योजना के ही लाभार्थी हैं, जिसमें उनको 15,000, 20,000, 25,000 जिस समय उनको लोन मिला था, सहायता मिली थी, उसके हिसाब से वो पैसा उनको मिला है। अभी की जो व्यवस्था है प्रधानमंत्री आवास योजना की, जिसमें लाभार्थियों को 1,40,000 रुपये मिलना है, इसके लाभार्थियों की संख्या करीब करीब नगण्य है। जितनी मांग है, जितने लोगों को घर चाहिए, उसके मुकाबले प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की संख्या नगण्य है। लेकिन जिनको ये मिल भी रहा है, उसमें भी 20,000 से 40,000 रुपये तक का कमीशन, भ्रष्टाचार, पीसी, जो भी शब्द आप कहना चाहें, उनको देना पड़ता है। लोगों ने कम से कम, मेरे पास 100 से ज़्यादा ऐसे वीडियो हैं जहां लाभार्थियों ने या जो आवास योजना में जिन्होंने आवेदन किया, उन्होंने वीडियो पर बाकायदा पूरा उसका विवरण दिया है कि कैसे नाम लिखने के लिए 1,000 रुपया, आगे फॉरवर्ड करने के लिए 2,000, और पूरी जो व्यवस्था बनी हुई है वो 20,000 से 40,000 रुपये लाभार्थियों को देना पड़ता है। जहां पर जनप्रतिनिधि, पंचायती राज से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि कहीं कहीं जहां पैसा नहीं ले रहे हैं, वहां पर लाभार्थियों को 20,000, 25,000 रुपये लगता है। जहां मुखिया जी लोग या जनप्रतिनिधि पैसा ले रहे हैं, वहाँ 35-40,000 रुपये लग रहा है। लेकिन जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं भी ले रहा है, वहां पर भी अफसर तो पैसा लेगा ही लेगा। तो किसी भी हालत में आपको प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में 20,000 से कम में इस योजना का लाभ मिलने की संभावना करीब करीब नगण्य है। तीसरी जो सबसे बड़ी योजना जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं वो है प्रधानमंत्री की स्वच्छ भारत योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें कि हर परिवार को शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये देने की बात कही गई है। बिहार के ज़्यादातर जिलों में ओडीएफ का स्टेटस घोषित कर दिया गया है, लेकिन मैं 1,000 से ज़्यादा गाँव में चलने के बाद आपको कैमरे पर कह रहा हूँ कि ज़्यादातर गाँव में खुले में शौच आज भी यहाँ के बिहार की जीवन की सच्चाई है। इस पूरे शौचालय योजना में व्यवस्थित तरीके से लाभार्थियों से 2,000, 4,000 रुपया लिया गया है और उनको 12,000 रुपये दिए गए हैं। और ये व्यवस्था इतनी अच्छी है कि चंपारण में भी यही व्यवस्था है, सिवान में भी यही व्यवस्था है। 2 से 4,000 रुपया आप अफसरों को दीजिए, 12,000 रुपया शौचालय के नाम पर ले लीजिए। शौचालय आपने बनाया कि नहीं, उसका उपयोग करते हैं कि नहीं, ये चिंता का कारण किसी के लिए नहीं रहा है। चौथी जो एक योजना केंद्र सरकार की है जिसने मुझे आश्चर्यचकित किया है वो है मनरेगा। मेरा अपना मानना था कि बिहार जैसे गरीब राज्य में जहां मजदूरी और पलायन इतना बड़ा मुद्दा है, मैं जब नीचे जाऊंगा तो मनरेगा से जुड़े हुए लोग मिलेंगे, मनरेगा से होता हुआ काम दिखेगा। मेरे लिए आश्चर्य की बात रही है कि पिछले 6 महीने में शायद ही कोई ऐसी जगह मिली जहां मनरेगा में काम करते हुए मुझे मजदूरों का समूह दिखा। मनरेगा को एक तरीके से लोगों ने, प्रशासन ने, पत्रकारों ने भुला सा दिया है कि ये भी कोई योजना है जिसके तहत गरीब भूमिहीन लोगों को इतनी बड़ी मदद हो सकती थी। इस योजना को लोगों ने करीब करीब भुला दिया है और ये आंकड़ों में भी दिखता है। पिछले साल, पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार की टोटल एलिजिबिलिटी मनरेगा के अंदर थी करीब करीब 10,000 करोड़ रुपया। मतलब अगर मनरेगा को सही तरीके से बिहार में लागू किया जाता तो बिहार सरकार केंद्र से 10,000 करोड़ रुपया लाकर लोगों को रोजगार की दिशा में मदद कर सकती थी। लेकिन बिहार में उसका यूटिलाइजेशन रहा 39%, मतलब करीब 4,000 करोड़ रुपया आया। 6,000 करोड़ रुपया तो हम लोग दिल्ली से लेकर आए ही नहीं, और जो पैसा आया 3900 करोड़ रुपया पिछले साल, उसमें 40 से 50% की दर से पीसी काटा गया है। सबसे ज्यादा पीसी का दर लोग मनरेगा में ही बताते हैं। तो अगर आप 4,000 रुपये पर उसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका मतलब है कि अगर 40% भी जोड़ें तो 1,600 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तो 10,000 करोड़ की योजना में 2,400 करोड़ रुपया ही जमीन पर पहुंचा, लोगों को बाकी पैसा मिला ही नहीं। तो ये 4 जो केंद्र की बड़ी योजनाएं चल रही हैं उन पर मेरी टिप्पणी है अभी तक जो हमने देखा है। इसके अलावा बिहार सरकार की जो योजना है उसमें 7 निश्चय के बारे में, जो 7 निश्चय की सबसे बड़ी घोषणा थी
वो थी बेरोजगारों को 18 से 35 साल के युवाओं को 1000 रुपये मासिक सहायता की बात। इस योजना को जहाँ तक मैं अभी देख समझ पाया हूँ कभी शुरू ही नहीं किया गया, क्योंकि अभी तक मुझे कोई ऐसा युवा मिला नहीं जिसको ये मासिक सहायता मिल रही हो या मिलने की बात कही गई हो। दूसरी जो बड़ी योजना थी 7 निश्चय की, वो थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। उस समय चूंकि ये योजना बनाते समय मैं साथ में था, उन लोगों में था जिन्होंने इस योजना को बनाने में अपनी भूमिका अदा की थी। तो हम लोगों का अनुमान था कि बिहार में कोई 1.25 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो 12वीं के बाद पढ़ाई के लिए बैंकों से जिनको मदद दी जा सकती है ताकि उनको रोजगार मिल सके और पढ़ाई के लिए उनको परिवार पर बोझ नहीं बनना पड़े। इस योजना को भी करीब करीब बंद ही कर दिया गया है। मुझे लगता है कि पूरे बिहार के स्तर पर 5 लाख से कम लोगों को भी पिछले 8 साल में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिला है। पत्रकार बंधु भी इसका अब सवाल नहीं करते हैं, नीचे कोई गांव में इसकी चर्चा भी नहीं कर रहा है। 2 योजनाएं 7 निश्चय की जिसकी चर्चा अभी होती है, एक है नल जल योजना जिसकी चर्चा आप लोग बहुत करते हैं, गांव देहात में भी इसकी चर्चा है। पिछले बार के जो पंचायती राज के चुनाव हुए उसमें ज़्यादातर मुखिया और वार्ड सदस्य चुनाव इसलिए हार गए क्योंकि जो नल जल योजना थी इसमें बहुत बड़ा दरबाट हुआ था। तो अभी 5 जिलों में चलने के बाद मैं आपको ये विश्वसनीय तरीके से कह सकता हूँ कि करीब करीब 2/3 जल नल योजना जो है वो या तो चल नहीं रही है या बंद है, या तो ठीक से बनी नहीं, या बनकर चली नहीं, या चलकर थोड़े दिन के बाद खत्म हो गई। 1/3 जगहों पर जहाँ पर ये नल जल योजना चल रही है वहाँ का व्यक्तिगत वार्ड सदस्य या मुखिया अगर उसने कोई बहुत ज़्यादा संजीदगी से इस चीज़ को किया है तभी वो चल रहा है, बाकी हर जगह वो योजना फेल है। एक और योजना जिसकी चर्चा उतनी नहीं होती है लेकिन 7 निश्चय की वो सबसे बड़ी योजना थी, क्योंकि जब ये योजना बनाई गई 2015 में तो उस समय अनुमान था कि हर घर में पानी पहुंचाने के लिए, जिसको हम लोग हर घर नल का जल का योजना का नाम देते हैं, इस पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा 5 वर्ष में, 2015 से 2020 के बीच में। लेकिन उसी दौरान नालियों और गलियों के पक्कीकरण की जो योजना थी उसका बजट था 80,000 करोड़ रुपया। ये परिकल्पना की गई थी, ये योजना बनाई गई थी कि बिहार के हर घर से पक्की नालियों के द्वारा पानियों के निस्तारण की व्यवस्था की जाएगी, ड्रेनेज की सुविधा बनाई जाएगी और गांव में बड़े नाले बनाए जाएंगे ताकि लोग घरों से अपनी पानियों को निकाल सकें और बड़े नालियों से पानी को ले जाकर कहीं उसका निस्तारण किया जा सके। इस योजना में अभी तक घरों में बनी हुई नाली की तो कोई चर्चा ही नहीं है, उस योजना में लोग जानते भी नहीं है। आज भी लोग वही शिकायत कर रहे हैं कि हमारे पास पानी निकालने की बहुत दिक्कत है। गांव में जब हम लोग घूमते हैं तो सड़कों के किनारे बेतरतीब तरीके से बनाए हुए कुछ जगहों पर बड़े नाले दिखते हैं, तो ये दिखाता है कि इस योजना में पैसा निकाला गया है, कुछ काम किया गया है, लेकिन इन नालों को न घर के नालियों से जोड़ा गया है, न इन नालों से पानी को निकाल कर कहीं व्यवस्थित तरीके से निस्तारण की व्यवस्था की गई है। उसका परिणाम ये हुआ है कि ज्यादातर रोड के किनारे बनाए गए ये नाले कूड़ेदान के तौर में परिवर्तित हो गए हैं, उसमें घास भूसा पुआल भर गया है और पूरी तरीके से या तो योजना को ठीक से सोचा ही नहीं गया या उसको क्रियान्वित नहीं किया गया या जो किया गया उसमें लूट हुई, जिसकी वजह से ये काम हुआ नहीं है। आज भी हर गांव शहर देहात में लोग पानी के निस्तारण, ड्रेनेज, नालियों के पक्कीकरण की बात बड़े पैमाने पर लोग शिकायत के तौर पर बताते हैं। जो 5 शिकायतें लोग आप व्यक्तिगत तौर पर बताते हैं वो आज भी वही है, नालियों गलियों की परेशानी, दूसरा पानी उनके घर में न मिलना, तीसरा अनाज और आधार कार्ड, अनाज जैसी जो राशन कार्ड जैसी सुविधाओं का उनको न मिलना या उसमें भ्रष्टाचार का होना, चौथा अनाज घर की योजना ताकि उनको घर नहीं है, और 5वां कि बच्चों को रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है। इन सारी बातों को अगर आप समाहित करेंगे तो जो 3 सबसे ज्यादा सुने जाने वाले शब्द हैं पदयात्रा के दौरान वो है अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी। अफसरशाही से परेशान जनता और जनप्रतिनिधि, समाज में कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो आज की अफसरशाही से अपने आप को परेशान नहीं बताता है। ये गरीब है वो भी, जो अमीर रसूखदार लोग हैं वो भी, हर आदमी बता रहा है कि भैया अफसर ही इसको चला रहे हैं, अफसरशाही से बहुत परेशानी है, अफसर हावी हैं। इस तरह के शब्द आप हर दिन में 50 बार सुनते हैं। दूसरा भ्रष्टाचार,
कि सरकारी विभागों में कोई ऐसा विभाग नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जो बिना पैसे को दिए हुए किया जा सके। और तीसरा पीसी, जो बिहार में दलाली का नया नाम है, वो है पीसी। हर सरकारी योजना में, चाहे वो केंद्र की हो, राज्य की हो, दोनों की मिला जुला कर हो, कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें व्यवस्थित तरीके से 20% से 40%, 50% तक पीसी न काटा जाए। ये अभी की स्थिति है। एक लाइन में अगर मैं कहूं तो अभी तक का मेरा अनुभव ये रहा है कि ज़्यादातर जगहों पर लोगों के मन में या तो इस सरकार को लेकर उदासीनता है या फिर लोगों के मन में सरकार के प्रति गुस्सा है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि हर व्यक्ति गुस्सा में है, लेकिन ज़्यादातर लोग उदासीन हैं। उनको लगता नहीं है कि इस सरकार से कुछ हो पाएगा, बदलाव होना चाहिए, लोग ये बात बताते हैं। लेकिन समाज के एक बड़े वर्ग में गुस्सा भी है। तो आप इन दोनों चीज़ को मिलाकर देखेंगे तो करीब करीब 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो आज के सरकार से संतुष्ट नहीं है या असंतुष्ट हैं। अब मेरी बात खत्म हुई, मेरा अनुभव खत्म हुआ। अब आपकी जो सवाल है वो आप कर सकते हैं। सर, सीवान में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं पर क्या कहेंगे? नहीं, आपराधिक घटनाओं को लेकर पहले भी मैंने टिप्पणी की है। जब ये महागठबंधन बना तब लोगों के मन में एक बड़ी चिंता ये थी कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ेगी। और वो चिंता इसलिए थी क्योंकि बिहार ने आरजेडी के शासनकाल में अपराधियों का जंगल राज देखा है। और आज जब आरजेडी फिर से सत्ता में आ गई है और एक तरीके से पूरे सत्ता का कंट्रोल और कमांड और कंट्रोल उनके हाथ में है, तो स्वाभाविक तौर पर अपराध बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये उनकी पार्टी का चरित्र है और ये मेरा असेसमेंट नहीं है। ये तो 15 साल बिहार की जनता ने देखा है। तो जब ये लोग सत्ता में आते हैं, जब भी रहेंगे, तो अपराध की घटना बढ़ेगी। वही हो रहा है। बिहार में गठबंधन का प्रयोग लगातार होता आ रहा है, दशकों से यह गठबंधन के प्रयोग में है। प्रशांत जी, लगातार आप कई दिनों से लगभग 138 दिन आप जनसुराज यात्रा पर है, तो आगे आने वाले दिनों में आपका गठबंधन पर क्या प्रयोग होगा? गठबंधन की दिशा में आपका क्या प्रक्रिया है? मेरा कोई प्रयोग नहीं है। मेरा प्रयोग जो है वो एकदम आपके सामने है कि दल और गठबंधन की बात ही नहीं है। बिहार में जो कुव्यवस्था है, बिहार में जो हम लोग की बदहाली है, इसको सुधारने का एक ही उपाय है। जब तक यहाँ समाज के स्तर पर प्रयास नहीं किया जाएगा, लोगों को समझाया नहीं जाएगा, लोगों को जगाया नहीं जाएगा और उनकी मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी, तब तक बिहार को सुधारने का कोई रास्ता नहीं है। जो जिन परेशानियों की आप बात कर रहे हैं, ये ऐसी कोई परेशानी मैं नहीं बता रहा हूँ, आप नहीं पूछ रहे हैं, जो लोगों को पता नहीं है। थोड़ा कम या ज़्यादा लोग तो वो भुगत रहे हैं, लोग तो वो जिंदगी जी रहे हैं। इसके बावजूद जो उनका वोटिंग बिहेवियर है, जो जब वो वोट देते हैं, लोगों को चुनते हैं, तब उनसे गलती होती है। तो जब तक आप जड़ को नहीं सुधारेंगे, तब तक आप अकेले लड़ें, गठबंधन में लड़ें, कोई प्रयोग कर लें, ये सुधरने वाला नहीं है। इसीलिए जन सुराज की जो पूरी परिकल्पना है कि पहले लोगों को गांव-गांव जाकर ये बताया जाए कि अगर आपको जो परेशानी है, आपको जो दिक्कतें हैं, गरीबी बदहाली है, अगर इसको सुधारना है तो आपको अपनी समस्याओं और अपने बच्चों के भविष्य के विषयों पर वोट करना होगा। अगर आप जाति, धर्म, भारत, पाकिस्तान, पुलवामा, चाइना पर वोट करते रहेंगे, लालू जी के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू जी को वोट करते रहेंगे, तो सारी समस्याओं को जानने, समझने, चर्चा करने के बाद भी आप उसको सुलझा नहीं पाएंगे। दूसरा उद्देश्य है कि अगर जनता समझ जाए तो उनके पास एक बेहतर विकल्प होना चाहिए और वो विकल्प कोई व्यक्ति न बनाए बल्कि समाज मिलकर बनाए। इसीलिए ये जो पूरा प्रयोग किया जा रहा है कि समाज में हर उस व्यक्ति को चुनकर निकाला जाए जो नया विकल्प बनाना चाहता है, नई व्यवस्था बनाना चाहता है। जब पदयात्रा खत्म होगी, पूरे बिहार से ऐसे लोगों को चिन्हित करके निकाल लिया जाएगा। सब लोग बैठ कर तय करेंगे कि भाई दल बनाया जाना है कि नहीं, और अगर सब लोग तय करते हैं कि दल बनाना है तो दल उस समय बनेगा। लेकिन वो दल प्रशांत किशोर का नहीं होगा, किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी जाति का न होकर वो उन सारे लोगों का होगा जो इसको मिलकर बनाएंगे और आगे इसको मिलकर चलाने की व्यवस्था बनाएंगे। और तीसरा जो पदयात्रा का उद्देश्य है, अगर लोग समझ भी गए, उन्होंने अच्छे लोगों को चुन भी दिया, तो बिहार को सुधारने के लिए आपके पास कोई विजन होना चाहिए, एक कार्यक्रम होना चाहिए, योजना होनी चाहिए। तो पदयात्रा में वही किया जा रहा है कि जमीनी हकीकत को समझकर, धरातल पर उतरकर, समस्याओं को समझकर, वहाँ के संभावनाओं का असेसमेंट करके हर पंचायत के विकास के लिए योजना बनाई जा रही है।
ताकि बिहार के हर पंचायत को आने वाले 10 साल में कैसे विकसित बनाया जाए, इसकी परियोजना बन रही है, इसकी योजना बन रही है। इन तीनों चीज़ों के समायोजन से समाज में जागृति हो, ताकि वो अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें। दूसरा, उनके पास सही लोगों का विकल्प हो, और तीसरा, उन लोगों के पास बिहार को सुधारने के लिए अगले 10 साल का एक सोची समझी योजना हो। तीनों को जब आप मिलाएंगे तभी बिहार को सुधारने की दिशा में कोई प्रयास हो सकता है। बिहार में लगातार जो जाति है, धर्म है, और उसके बाद जो है चुनाव में धनबल का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। प्रशांत किशोर इससे कैसे निपटेंगे? प्रशांत किशोर इससे नहीं निपट सकते हैं, इससे समाज को निपटना है। इसीलिए बजाय इसके कि मैं प्रयास करूं, मैं कहूं कि मैं ठीक कर दूंगा, मैं समाज को कह रहा हूं। अगर समाज में जागृति आ जाएगी तो लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं है। तो बाहुबल है, धन बल है, जाति बल है, धर्म बल है, वो सारा बल जन बल के आगे फेल है। तो अगर एक तो ये उपाय है कि आप पेड़ की टहनियों को ठीक करें, पत्तों को गिने ठीक करें। दूसरा ये उपाय है कि उसके जड़ को ही आप ठीक कर दीजिए। तो प्रशांत किशोर वो प्रयास कर रहे हैं कि वो जड़ ही ठीक हो जाए। अगर जनता समझ जाएगी तो ना जन बल रहेगा, ना बाहुबल रहेगा, ना जाति बल रहेगा। बहुत से युवा वर्ग हैं जो पद यात्रा से जुड़कर अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। आपके पद यात्रा में या फिर जन सुराज में युवाओं के लिए क्या है राजनीतिक? नहीं, बिल्कुल उनके लिए है, सबके लिए वो भूमिका है। जो जन सुराज में हम लोग क्लब की व्यवस्था कर रहे हैं, मैं हजारों की संख्या में युवाओं से मिलता हूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि जब नए लोग राजनीति में आएंगे तभी बिहार को सुधारा जा सकता है। पिछले 30 साल में बिहार का एक आंकड़ा आपको दे देता हूँ। पिछले 30 साल में बिहार में जितने लोग एमएलए एमपी बने, चाहे जिस दल से बने, अगर सबकी आप सूची बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 1250 से 1500 परिवार के लोग ही यहाँ एमएलए एमपी बनते रहे, जबकि बिहार में रहने वाले परिवारों की संख्या 3 करोड़ से ज़्यादा है। तो स्वाभाविक तौर पर ऐसा तो है नहीं कि यही 1250-1500 परिवार के लोगों को सब कुछ पता है। तो बिहार में जनसुराज हर पंचायत में 3 से 4-5 क्लब खोल रहा है। इन क्लबों के माध्यम से युवा जो राजनीति में आकर अपनी एक सकारात्मक भूमिका निभाना चाहते हैं, समाज की मदद करके, समाज के लिए कुछ काम करके, उनको ये आज़ादी है, उनको ये अवसर है। और वो मेरी दिन की शुरुआत ही होती है ऐसे युवाओं से मिलने से जो इन क्लबों के कुछ के संचालक हैं, जो इन क्लबों को बना रहे हैं। आपके सिवान अकेले में 650 से ज़्यादा ऐसे क्लब खुल गए। 650 से ज़्यादा ऐसे क्लब गांव-गांव में खुल गए हैं जो कि जन सुराज से जुड़ा हुआ है। और हर क्लब में मिनिमम 100 लोग जुड़े हुए हैं। 100 लोगों के युवाओं के समूह ने मिलकर जब 100 लोग एक समूह बनाते हैं तब उसको क्लब के तौर पर मान्यता दी जाती है। आज सिवान में 650 से ज़्यादा ऐसे क्लब चल रहे हैं। प्रशांत किशोर जातीय जनगणना को कैसे देखते हैं? जातीय जनगणना को एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज के तौर पर देखते हैं, क्योंकि जातीय जनगणना की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है। ये संवैधानिक उसको आधार नहीं है उसका। जनगणना जो है वो सेंटर का विषय है। राज्यों को ये अधिकार नहीं है कि वो संवैधानिक आधार पर जनगणना करा सकें। इसीलिए बिहार सरकार की जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें इसको जनगणना नहीं बताया गया है। ये एक सर्वे है, गणना कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। गणना, सर्वे, काउंटिंग जो भी है, इस तरह के सर्वे जो हैं वो होते रहते हैं। कोई भी जनगणना, कोई भी गणना इस तरह की, कोई भी जो सर्वे है जिससे समाज के विभिन्न वर्गों की स्थितियों के बारे में सरकार को बेहतर जानकारी मिले, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिहार में भी हो रही है, इसके होने से कोई दिक्कत भी नहीं है। तो मैं उस नज़रिए से इसके पक्ष में हूँ। लेकिन जो लोग इसको करा रहे हैं वो उन वर्गों की मदद के लिए इसको नहीं करा रहे हैं। वो तो राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए, जातीय आधार पर समाज को बांटने के लिए इसको करा रहे हैं। इसलिए जो लोग इसके पक्ष में हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि कृपा करके जो लोग इस जनगणना को करा रहे हैं उनसे 2-3 सवाल जरूर पूछिए। पहला कि इसका संवैधानिक आधार क्या है, इसको जनगणना क्यों नहीं कहा जा रहा है, इसको गणना क्यों कहा जा रहा है। दूसरी बात कि जब ये जनगणना हो जाएगा तो इस पर कार्यक्रम बनाने के लिए आपके पास क्या सोच है। क्योंकि दलितों की गणना, उदाहरण के तौर पर दलितों की गणना स्वतंत्रता के बाद से हो रही है, फिर भी आज भी दलित इस देश में सबसे गरीब और पिछड़ा है। तो अगर सिर्फ गणना मात्र से ही लोगों की स्थिति सुधर जाती तो किसको नहीं पता है कि बिहार के लोग सबसे गरीब हैं।
ये तो गणना हुआ पड़ा है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय 35,000 रुपया है, देश में प्रति व्यक्ति आय 1,45,000 रुपया है। तो आप बिहार के लोगों की इस इनकम को बढ़ा दीजिए। गणना करना एक बात है, आप लाइब्रेरी में जाएंगे और वहाँ किताबों की के बीच में बैठ जाएंगे तो उससे आइंस्टीन और न्यूटन थोड़ी ना बन जाइएगा। अरे भाई, उस किताब को पढ़ना भी पड़ेगा, पढ़कर समझना भी पड़ेगा। तो ये तो बेवकूफ़ी है कि सिर्फ गणना करके लोगों को सुधारा जा सकता है। अगर ऐसी बात होती तो बिहार के विभिन्न वर्गों का, कम से कम जिन वर्गों की गणना, मुसलमानों की गणना तो हो रही है, और मुसलमानों की हालत आप जाकर देख लीजिए, यहाँ पर उनकी गरीबी का आलम देख लीजिए, उनके बदहाली फटेहाली की आलम देख लीजिए। तो सिर्फ जो लोग भी इस झांसे में आ रहे हैं कि गणना हो जाने मात्र से उनकी स्थिति सुधर जाएगी, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये उनसे सिर्फ जातीय उन्माद फैलाकर वोट लेने की प्रक्रिया है, न उसको किसी को सुधारने की सोच है। और न भाई, इतने दिनों से जिन वर्गों की ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ये दोनों दल आरजेडी जदयू वगैरह, उन्हीं वर्गों की स्थिति तो आज सबसे ज़्यादा खराब है। आज बिहार में सबसे गरीब कौन है? सबसे गरीब दलित है, सबसे गरीब अति पिछड़ा है, सबसे गरीब मुसलमान है, और ये तीनों वर्गों के लोग ही तो वोट कर रहे हैं जदयू और आरजेडी को। तो अब नया क्या वोट कर देंगे कि ये लोग सुधार देंगे? और ये 32-33 साल से यही लोग शासन में हैं, तो कम से कम इन तीन वर्गों की स्थिति तो सुधरनी चाहिए थी ना भाई। कई क्षेत्रों में इसको लेकर काफी विवाद भी देखा जा रहा है, हिंसा भी काफी बड़ा हुआ है। भाई, वो हिंसा और विवाद के लिए ही इसको कराया जा रहा है। मैंने शुरू में ही बता दिया, जो इसके विरोध में हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहूंगा कि आप इसका बिल्कुल विरोध मत कीजिए। क्यों विरोध कर रहे हैं? अगर समाज में सही मायनों में कोई वर्ग छूट गया है, जिसके बारे में सरकार के पास, शासन के पास सही जानकारी नहीं है, और वो जानकारी अगर आती है, उस जानकारी के आधार पर उस वर्ग की अगर कुछ मदद होती है, तो ये बिल्कुल होना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? 139वां दिन है पद यात्रा का। प्रशांत किशोर का क्या अनुभव? मेरा अनुभव ये है कि बिहार में जो स्थिति आंकड़ों में दिखता है, जो स्थिति हम लोग बाहर से देखते समझते हैं, जमीनी हकीकत उससे कहीं ज्यादा भयावह है। आंकड़ों में भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा दिखता है। आंकड़ों में भी विकास के ज्यादातर पैमानों पर बिहार 28वें नंबर पर है। लेकिन जब आप नीचे जमीन पर जाते हैं तो उसका जो ह्यूमन एस्पेक्ट है वो दिखता है, जो आंकड़ों के मुकाबले कहीं ज्यादा भयावह है। जब मैं पैदल चलता हूँ और मेरे साथ 50-100 लड़के आगे दौड़ते हैं, छोटे बच्चे जो गांव में गाना सुनकर या पदयात्रा की कौतूहल में वो साथ में चलते हैं, तो मैं रोज अपने मन से भी कहता हूँ, आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जिनके शरीर पर कपड़ा तक नहीं होता है, शुद्ध कपड़ा नहीं होता है। ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो बिहार में हवाई चप्पल नहीं पहनते हैं। मतलब वो ये चीजें आपको आंकड़े में नहीं दिखेगी। आंकड़े में ये नहीं दिखता है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो हवाई चप्पल भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। जो लड़के दौड़ते हैं, चलते हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, आधे से ज्यादा लोगों के पैर में चप्पल तक नहीं है। जो बच्चे मिलते हैं, मेरे से बात करता हूं मैं पूछता हूं किस क्लास में पढ़ते हो, तो मेरा अनुमान होता है ये तीसरे का बच्चा है, चौथे का बच्चा। वो बताता है मैं 7वें में 8वें में पढ़ता हूँ। उसकी जो हाइट है, उसका जो कुपोषण है वो इतना ज्यादा है कि 7वें 8वें में पढ़ने वाला बच्चा आपको ऐसे दिखता है जो तीसरे चौथे क्लास में पढ़ता है। तो आंकड़ों में ये देखना कि कुपोषण कितना है, और जब आप उन बच्चों से मिलते हैं तो आपको दिखता है कि इसका कितना बड़ा ह्यूमन टोल है, कितनी जिंदगियां इससे तबाह हो रही हैं। आप बिहार में बच्चियों की हाइट देखिए, वो एकदम छोटी है, ये कुपोषण है। हम लोगों ने पंजाब में काम किया है, तमिलनाडु में काम किया है, जो बच्चियों की एवरेज हाइट है वो मुझे लगता है बिहार में 1.5, 2, 3 इंच से कम है। और वो सीधा दिखाता है कि उनको जब वो बढ़ रहे होते हैं, बच्चे से आप बड़े हो रहे होते हैं, तो आपको भरपेट भोजन ही नहीं मिला, आपको प्रोटीन मिला नहीं, आपकी हड्डियों का ग्रोथ हुआ नहीं, आपके शरीर का पूरा विकास हुआ नहीं। ये बहुत बड़ी त्रासदी है, ये अनुभव है। आपने जो यह पदयात्रा निकाला है, कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर मजबूती तो नहीं कर रहे हैं? मेरे भाई, पदयात्रा निकाला उस दिन से कह रहे हैं कि ये दल बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है। ये समाज के जरिए एक नई व्यवस्था बनाने का प्रयास है, जिसमें दल बनना इनहेरेंट है।
दल तो बनेगा, लेकिन सिर्फ दल बनाकर चुनाव लड़ना जीतना वो इसका उद्देश्य नहीं है। जब तक समाज में वो समझ नहीं हो, जब तक समाज से सही लोग मिलकर दल न बनाएं, जब तक उनके पास बिहार को सुधारने के लिए कोई सोची समझी योजना न हो, तो फिर वो दल बनाकर अगर आप चुनाव जीत भी जाएंगे तो भी आप बिहार के सुधार के लिए कुछ बहुत बेहतर नहीं कर पाएंगे। यही पूरी सोच है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो लोकसभा चुनाव में जनसुराज की भागीदारी होगी प्रशांत किशोर की? मैं नहीं जानता हूँ। मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं इस पदयात्रा को जितनी ईमानदारी और शुद्धता से कर सकता हूँ वो करूँ। मैं 2 अक्टूबर से चल रहा हूँ। 2 अक्टूबर से मैंने गाड़ी पर पैर नहीं रखा है, एक दिन भी ब्रेक नहीं लिया है। ऐसा नहीं कि मैं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैदल चलूँ, 4 किलोमीटर गाड़ी पर चल रहा हूँ। ऐसा भी नहीं कि आज कल शिवरात्रि है तो मैं घर चला जाऊँ। मैं 2 अक्टूबर से इस चीज को मैंने शुरू किया है और जितनी शक्ति बुद्धि भगवान ने मुझे दी है उसको पूरा लगाकर, जीवन का सब कुछ दांव पर लगाकर इसको ईमानदारी और शुद्धता से कर रहा हूँ। जब इसको पूरा कर लेंगे या पूरा करने के करीब होंगे तब जो लोग भी इससे जुड़ेंगे उस समय जो समझ बनेगी, लोग जो निर्णय लेंगे उसके आधार पर आगे बढ़ा जाएगा। मैं आपको ये कह ही नहीं सकता हूँ कि लोकसभा से पहले पदयात्रा खत्म हो जाएगी कि नहीं, तो मैं ये कैसे बताऊं कि उस समय क्या स्थिति बनेगी। मेरा अनुमान था कि जिलों में मुझे 20 से 25 दिन लगेंगे। उस अनुमान के विपरीत मुझे एक एक जिलों में 40, 50, 50, 60 दिन लग रहे हैं। तो ये मेरे हाथ में नहीं है। पदयात्रा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कोई पुलिस में भर्ती होना है, कि मुझे कोई रिकॉर्ड बनाना है कि मैं कितने किलोमीटर कितने दिन में चल लिया। पदयात्रा तो एक जरिया है समाज से जुड़ने का, समाज को समझने का, उसकी जमीनी हकीकतों से अपने आप को वाकिफ कराने का, लोगों को बताने समझाने का। मैं उस काम को कर रहा हूँ। मेरे लिए समय किलोमीटर की कोई महत्ता नहीं है। मुझे इस काम को जितनी ईमानदारी से किया जा सकता है वो करने में मेरी रुचि है। चाहे उसमें 1 बरस लगे, 1.5 बरस लगे, 2 बरस लगे, मैं करूंगा इसी तरीके से। आपने बेरोजगारी पे बात की, क्या आपको लगता है बिहार में बेरोजगारी का मूलभूत कारण युवाओं में स्किल ना होना, ठीक से नॉलेज ना होना? सिर्फ डिग्रियां लेके लोग चले जाते हैं काम के लिए, लेकिन जब वो काम पे जाते हैं तो पता चलता है ये काम को ठीक से समझ भी नहीं पा रहे। उनके पास डिग्रियां तो होती है लेकिन वो उस चीज को ठीक से करने के ठीक से समझ नहीं पाते। देखिए, स्किल गैप जो है वो बिहार की समस्या नहीं है, सिर्फ वो पूरे भारत में ऐसी स्थिति है। लोगों के पास जो शिक्षा या जो डिग्री मिलती है वो उसमें वो उनको उस तरह का स्किल नहीं देती है जिससे कि उनको रोजगार मिल सके। लेकिन बिहार में बेरोजगारी का वो एक मात्र पहलू नहीं है। लोगों का शिक्षित नहीं होना, स्किल्ड नहीं होना, ये एक पहलू है। बिहार में बेरोजगारी की सबसे बड़ी स्थिति वजह यह है कि रोजगार के जो 3 अवसर है, 3 दरवाजे हैं जिसके जरिए आप रोजगार पा सकते हैं, वो तीनों दरवाजे बंद हैं। आप उसको समझिए। पहला दरवाजा है शिक्षा। अगर आप अच्छी शिक्षा हासिल करेंगे तो आप अपने लिए कोई ना कोई रोजगार ढूंढ सकते हैं। तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। दूसरा रास्ता है खेती किसानी। जिनके पास जमीन है वो खेती किसानी करके अपने लिए अपने आप को रोजगार दे सकते हैं, अपने जीविका का उपाय कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया 60% लोगों के पास तो जमीन है नहीं, और जिनके पास है उनके पास इतनी छोटी जमीन है कि वो सिर्फ पेट भरने के लिए ही उसका उपयोग कर रहे हैं। और तीसरा रास्ता है व्यापार, उद्योग धंधे, स्वरोजगार। उस विषय पर बिहार में चर्चा नहीं होती है। जब हम लोग यहाँ उद्योग धंधे और स्वरोजगार की बात करते हैं तो ज़्यादातर हम लोग की समझ ये है कि यहाँ चीनी फैक्ट्री नहीं है, चॉकलेट का फैक्ट्री नहीं है, चक्का मिल नहीं चल रहा है। वो तो एक बहुत छोटा पहलू है। फैक्ट्रियों का न होना एक पहलू है। बिहार में लोग बेरोजगार इसलिए हैं कि शिक्षा और जमीन के साथ साथ उनके पास पूंजी नहीं है। बिहार में जो पूंजी है वो है ही नहीं, तो आप रोजगार करेंगे कैसे? आपने कहा स्किल की बात। मान लीजिए कि आप हजाम हैं, आपको बाल काटने का हुनर है, आपके पास स्किल है, तो अगर आपके पास 2 लाख रुपए की सुविधा हो, लोन हो, तो आप एक सैलून खोलकर आप स्वरोजगार कर सकते हैं, 4 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। लेकिन अगर वो 2 लाख रुपए आपके पास नहीं है तो आप दिल्ली में या पटना में जाकर किसी सैलून में बाल काटेंगे मजदूर के तौर पर। अब आप ये समझिए कि बिहार में पूंजी है क्यों नहीं। कई लोग बताते हैं कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, कोई बताता है खनिज संपदा नहीं है, कोई कहता है समंदर नहीं है। इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। बिहार में पूंजी इसलिए नहीं है कि यहाँ पर जो पूंजी जहाँ से आती है, पूंजी आती है बैंकों से। पूरे देश में पूंजी कहाँ से आता है?
जो पैसा हम और आप बैंकों में जमा करते हैं, बैंक उसी का एक बड़ा हिस्सा आपको हमको लोन के तौर पर देता है, ऋण के तौर पर देता है। देश में इसको नापने का एक पैमाना है जिसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, मतलब कितना पैसा आपने बैंकों में जमा किया और बैंकों ने उसके एवज में कितना पैसा आपको ऋण दिया। देश में ये औसत है 70%। मतलब अगर देश के लोगों ने बैंकों में 100 रुपया जमा किया तो बैंकों ने 70 रुपया ऋण के तौर पर लोगों को, समाज को वापस दिया, ताकि आप घर बना सकें, गाड़ी खरीद सकें, रोजगार धंधा कर सकें, यूट्यूब चैनल चला सकें। बिहार में ये औसत आज है 40%। लालू जी के जमाने में ये गिर कर हो गया था 23.7% 2004-05 वित्तीय वर्ष में। ये आरबीआई का रिपोर्ट है, आपको कोई बताएगा नहीं, बिहार में इसकी कोई चर्चा करता नहीं है क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसकी समझ नहीं है। अब वो लालू, जब 1990 में लालू जी मुख्यमंत्री बने तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो था बिहार में 38.8%। वो लालू जी के 15 साल के शासनकाल में गिर कर हो गया 23.7% और नीतीश जी के 17 साल के शासनकाल में बढ़कर वापस हुआ है 40%। इसका खामियाजा क्या होता है आप उसको समझिए। पिछले साल बिहार में बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। कुल पैसा हम लोगों ने जमा किया कितना? 4,21,000 करोड़ रुपया। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो 70% राष्ट्रीय औसत है, उसके हिसाब से बिहार में लोगों को स्वरोजगार के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, उद्योग धंधों के लिए 2,80,000 करोड़ रुपया ऋण के तौर पर मिलना चाहिए था। लेकिन चूंकि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है 40%, तो मिला कितना? 1,61,000 करोड़ रुपया। बाकी पैसा कहाँ गया? बाकी पैसा बैंकों ने उन राज्यों में ट्रांसफर कर दिए जहां पर उद्योग धंधे लग रहे हैं, जिसको आप और हम अग्रणी राज्य मानते हैं। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 90 से ज्यादा है। मतलब वहां के लोग अगर 100 रुपया बैंक में जमा कर रहे हैं तो लोगों को 90 रुपया ऋण के तौर पर मिल रहा है। अब इसका असर क्या हुआ है बिहार में, मैं आपको वो बता देता हूं। पत्रकार है, कभी कोई नेता मिल जाए तो उससे पूछिएगा। 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक 2021-22 तक बिहार से बैंकों ने 26,35,000 करोड़ रुपया 26,35,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों का बैंकों में जमा किया हुआ, इसको ट्रांसफर कर दिया दूसरे राज्यों में। तो मेरे भाई, जब इतना, और पिछले 32 वर्ष में बिहार सरकार का बजट भी इतना नहीं है 26 लाख करोड़ रुपया। आप जरा अंदाजा लगाइए, ये 26 लाख करोड़ रुपया अगर बिहार के लोगों को ऋण के तौर पर मिलता तो कितने लोगों ने घर बनाया होता, कितने लोगों ने गाड़ियां खरीदी होती, कितने लोगों ने अपने कृषि को उन्नत बनाया होता, कितने लोगों ने स्वरोजगार की और अलग अलग प्रयास किए होते। और ये इतना बड़ा पैसा है, जब पूंजी रहेगी नहीं तो आपको रोजगार मिलेगा कैसे? तो बिहार में अगर बेरोजगारी को खत्म करना है तो सबसे पहले क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को 70 राष्ट्रीय औसत के बराबर या उससे बेहतर करने की जरूरत है। अगर ये हो जाए तो हर साल 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों को मुफ्त में मिलने लगेगा काम करने के लिए। यही वजह है कि आप देखते होंगे दिल्ली में, बॉम्बे में, बड़े शहरों में घर खरीदने के लिए बैंक लोन देने के लिए प्रचार कर रहे हैं कि आइए हमसे लोन लीजिए, हमारा ऋण का शर्त आसान है, हमारा ब्याज का दर कम है। वही हाउसिंग लोन जब आप बिहार में लेने जाते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेने जाते हैं, यूट्यूब चैनल चलाने के लिए लोन देने जाते हैं, तो आपको बैंकों को घूस देना पड़ता है। आप, क्योंकि बैंक यहाँ पैसा दे ही नहीं रहे। और ऐसा नहीं कि ये बैंकों की स्वेच्छा है, ये उन पर संवैधानिक जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये कमेटी है जो बैंकों पर ये जिम्मेवारी देता है कि आप जिस राज्य में जितना पैसा जमा करा रहे हैं वहां कम से कम 70% पैसा ऋण के तौर पर दीजिए। लेकिन जैसे बिहार की दूसरी सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं, वैसे ही ये व्यवस्था भी ध्वस्त है। मुख्यमंत्री ऑन रिकॉर्ड हर साल ये बैठक भी करते हैं, वहां पर बैंकों के अधिकारियों से आग्रह भी करते हैं कि भैया इसको बढ़ाइए। लेकिन जैसे दूसरे विभाग वाले नहीं सुन रहे, वैसे बैंक वाले भी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो अगर बिहार में गरीबी और बेरोजगारी दूर करना है तो सबसे पहला उपाय है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को सुधारा जाए, ताकि बिहार के लोगों को 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया अलग से पूंजी के तौर पर मिले,
और आप देखेंगे कि बिहार के लड़कों में वो ताकत है। आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अगर आपको आसान दर पर ऋण मिले तो आप 4 और लोगों को लगाएंगे, आप और बड़े प्रयास स्तर पर ये काम कर सकते हैं। फिर पूंजी की उपलब्धता रोजगार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जिस पर बिहार में ना कभी चर्चा होती है, ना कोई बात करता है, ना पत्रकार सवाल करता है। इसलिए मैं हर मीटिंग में इसकी चर्चा करता हूँ। अगली बार कभी किसी नेता से आप मिलिए, फिनांस मिनिस्टर से मिलिए, तो उनसे पूछिएगा जरूर, और नीतीश कुमार को भी बुलाकर पूछिए, जिसको आप पढ़ा लिखा मानते हैं, कि साहब पिछले 32 साल में बिहार से 26.5 लाख करोड़ रुपए, ये आरबीआई की रिपोर्ट है, प्रशांत किशोर का आंकड़ा नहीं है, 26,35,000 करोड़ रुपया बिहार से शिफ्ट हो गया दूसरे राज्य में। तो हम लोग खाली लड़कों को नहीं शिफ्ट कर रहे हैं मजदूर बना के, अपनी पूंजी भी दूसरे जगह भेज रहे हैं, अपने लड़कों को मजदूर बनाकर दूसरे जगह भेज रहे हैं। तो हम लोग की गरीबी नहीं रहेगी तो गरीबी किसकी रहेगी? ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा सवाल। अब भैया बहुत लोग बैठे हैं, ठीक है। इतने देर से तो बोल रहे हैं।